अस्सलाम वालेकुम जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं हूं आपका होस्ट मुख्तार अहमद और गरम गरम चाय मेरे हाथ में है। मेट्रो लाइट में आपको खुश आमदीद करेंगे जी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेट्रो लाइट में आपको खुश आमदीद। मुख्तार, आज जो डेट है ना वो बहुत अच्छी डेट है, अच्छी डेट खुशियों से। डेट अच्छा, आज सारे टॉपिक्स ऐसे ही हैं, हम अफसुर्दा नहीं होंगे आज। अच्छा, जैसे हम सुबह बात सुबह कर जो रहे होते हैं एनर्जी ना, का लेवल है ना वो इसलिए भी अच्छा है। अच्छा एक तो है। गरम गरम चाय हमारे पास है तो इसके लिए हम निसार भाई का शुक्रिया अदा करेंगे, ऐसा ही ऐसा है। ही और है। दूसरी जानब जो है वो हम देख रहे हैं कि आज के दिन का जो आगाज है ना सुबह सुबह तोपों की सलामी से हुआ है और बाकायदा तौर पर दिन का आगाज हो चुका है। तो आप तमाम लोगों को खुश आज आमदीद सारी भी कर रहे हैं स्टोरीज जो है ना वो इंटरेस्टिंग है और खुश कर देने वाली है। बिल्कुल नाज़रीन को ऐसा सुन ही। के आज मजा की आएगा। डेट 25 दिसंबर और 25 दिसंबर का दिन जो है वो दो वजह से काफ़ी ज़्यादा पूरी दुनिया में मकबूल है। पहला तो ये कि बानी पाकिस्तान कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का आज बर्थडे है। तो डेफिनेटली आज के दिन के हवाले से देखें तो एक एनिवर्सरी मनाई जा रही है पूरे पाकिस्तान में। इस वक्त हम देख रहे हैं कि जी जोशो खरोश और तकरीबात का इनेकाद किया जा रहा है। तहसीन उन्हें पेश किया जा रहा है क्योंकि ज़ाहिर है वो हमारे आप आ रही थी, आपने एक और बात बताई थी, रास्ते में आते थोड़ा लेट हुई और क्यों आई है उसकी वजह ये थी कि जी मज़ार कायद के पास रश बहुत ज़्यादा था। तो मैंने यही इनसे कहा कि सुबह सुबह भाई आपको जब पता था कि आज का दिन इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तो भाई सुबह जल्दी उठ के बंदा निकल कर आ जाए। इतनी जल्दी भी अब वो गार्ड्स की तब्दीली की जो तकरीबात आप देखते हैं ना मुख्तलिफ मज़ार अभी कायदे आज़म के मज़ार पे, तो वो इतना रश था, इतना ज़्यादा ट्रैफिक था, बिल्कुल सिक्योरिटी के हवाले से भी। और फिर वो है कि हमारे मुल्क में ये जो दिन है वो एक कौमी त्यौहार की तरह मनाया जाता है। मुख्तलिफ इलाकों में या मुख्तलिफ शहरों में तकरीबात का इनेकाद किया जाता है, तो इस वजह से जो है वो ट्रैफिक की रवानी भी जो है ना वो थोड़ी बहुत मुतासिर हो जाती है। ऐसा ही है, मुल्क भर में आम तातील भी है, लेकिन उसके साथ साथ हमने ये भी देखा है कि मुख्तलिफ स्कूल्स में आज का दिन बेसिकली मनाया जा रहा है 25 दिसंबर की मुनासिबत से। और वहाँ पे हम देख रहे हैं कि जी कायदे आज़म के हवाले से अक़वाल ज़रीन और इसके साथ साथ हम देख रहे हैं तकरीरी मुकाबले भी किए गए हैं। वहीं दूसरी जानिब जो है वो एक और सिलसिला जो देखने में आ रहा है वो ये आ रहा है कि मज़ार कायद पे गार्ड्स की तब्दीली के मामला सामने आ रहे हैं। वहीं पे हम ये देख रहे हैं कि जी पूरे मुल्क से खास करके जो कराची एक हब है ना, जिस तरीके से सियासी जितने भी लीडरान हैं चाहे वो किसी भी सियासी जमात से हो, सब ही हम ये देख रहे हैं कि आज के दिन सारे मुल्क में ही तकरीबात का इनेकाद होता है। और आपको पता है वफाकी दारुल हुकूमत में भी जो है वो 21 तोपों की सलामी दी जाती है। इसी हवाले से हमारे पास एक पैकेज भी मौजूद है, हम अपने नाज़रीन को बताएंगे कि वो हमारा जो ये पैकेज है वो जरूर देखें। 25 दिसंबर के हवाले से स्पेशल हमारा पैकेज है, आप आइए देखते हैं। बानी पाकिस्तान कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का इफाक़ी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद और चारों सूबाई दारुल हुकूमतों में दिन का आगाज तोपों की सलामी से हुआ। कराची में मज़ार कायद पर गार्ड्स की तब्दीली की पुरवकार तकरीब। पाकिस्तान मिलिट्री अकेडमी काकुल के चाको चौबंद दस्ते ने गार्ड्स के फराइज संभाल लिए। उससे कबल पाक फिजाया के जवान मज़ार कायद पर गार्ड्स के फराइज अंजाम दे रहे थे। कोर कमांडर कराची जनरल बाबर इफ्तिखार, कमांडेंट पाकिस्तान मिलिट्री अकेडमी काकुल मेजर जनरल इफ्तिखार हसन चौधरी समेत दीगर अहम अस्करी और सिविल शख्सियात ने मज़ार कायद पर हाजिरी दी, फूलों की चादर चढ़ाई और फातिहा ख्वानी की। जनरल बाबर इफ्तिखार ने मज़ार कायद पर फूलों की चादर चढ़ाई और फातिहा ख्वानी के बाद मेहमानों की किताब में तासुरात भी दर्ज किए। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी, वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह, सीनियर वज़ीर शर्जील इनाम मीमन और दीगर सूबाई हुक्काम ने भी मज़ार कायद पर हाजिरी दी। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी ने अपने तासुरात में कहा कि कायदे आज़म की खिदमात नाकाबिले फरामोश हैं और हमें पाकिस्तान को हकीकी मायनों में कायद का पाकिस्तान बनाना है। उन्होंने मुल्क की मईशत में बेहतरी की तरफ इशारा करते हुए कहा स्टॉक मार्केट में मुसलसल इजाफा हो रहा है और पॉलिसी रेट में कमी लाई गई है। कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का ही फरमान है कि मुसलमान मुश्किल वक्त में घबराते नहीं हैं, हमें बहैसियत कौम मेहनत करके आगे बढ़ना है और हम इंशाअल्लाह ताला इस मुश्किल मरहले से भी गुजर जाएंगे। ये कौम, ये मुल्क जरूर तरक्की करेगा। आज जिस तरह पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज अपनी मुसलसल तरक्की और तेज रफ्तारी की तरफ गामजन है, जिस तरह पाकिस्तान में शरह सूद कम हो रही है और जिस तरह हमारे दोस्त ममालिक जिनमें खास तौर पे सऊदी अरेबिया, यूएई, चाइना और तुर्किया पाकिस्तान के साथ इस मुश्किल मरहले में खड़े हैं। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने अपने पैगाम में कहा कि कायदे आज़म ने हमें
सामने आया है। हम ये कहते हैं जैसे पाकिस्तान में चोरियां होती हैं, महल शाही महलों से भी जो है ना हम ये देख रहे हैं कि जी बर्तन चोरी हो जाते हैं। पेरिस में बताया जा रहा है कि फ्रांसीसी सदर की सरकारी रिहाइशगाह एल्ची पैलेस के सरबराह स्टोवर्ट्स को अपनी जिम्मेदारियों के दौरान चांदी के बर्तन और दीगर कीमती अशिया चुराकर गैर कानूनी तौर पर फरोख्त करने के इल्जाम में उन्हें गिरफ्तार किया गया। फ्रांसीसी प्रोसिक्यूटर के दफ्तर के मुताबिक चोरी की मालियत तकरीबन 15,000 से 40,000 यूरो के दरमियान बताई गई है। स्टोवर्ट्स की हरकतों पर शक तब हुआ जब एल्सी पैलेस के अंदरूनी अमले ने कई कीमती अशिया के गायब होने की इत्तला दी। फ्रांस की मशहूर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी ने भी कई गायबशुदा बर्तन ऑनलाइन नीलामी वेबसाइट पर देखकर चोरी की तस्दीक की। तफ्तीश में ये बात सामने आई कि गिरफ्तार शुदा स्टोवर्ट्स का ताल्लुक एक ऐसे कारोबारी शख्स के साथ था जो ऑनलाइन फरोख्त के शोबे में काम करता था। खासतौर पर मेज़बान और मेज़ बर्तन और दीगर कीमती अशिया की फरोख्त का मामला भी सामने आया। अच्छा, ये तो बड़ा एक इंटरेस्टिंग सा मामला हम देख रहे हैं कि ऑनलाइन अगर जिस तरीके से हम देखते हैं कि जी आधी कीमत पे चीज़ें मिलती हैं या वो चीज़ें जो कि यूज़ होती हैं, तो इसका मतलब उसको भी हमें सोचना भी पड़ेगा, ऑथेंटिसिटी देखनी पड़ेगी कि वाकई ये उसी जगह से कहीं और से। इसी तरीके से एक और वाकया मेरे साथ भी पेश आया था। मैं आपको बताऊं कि मैं एक बाजार से गुजर रहा था जहाँ पे यूज जो पॉट्स होते हैं वो मिल रहे थे, तो वहाँ पे स्पून्स रखे हुए थे कुछ, और वो स्पून्स जो है वो एक बड़ा एक नामवर रेस्टोरेंट है, उसके वो स्पून्स और उस पर बकायदा उसका टैग और नाम भी लिखा हुआ था। तो फिर उसकी बात सामने ये आती है कि अक्सर बेशतर लोग खाते पीते भी चुपचाप चोरी करके चले जाते हैं, और डेफिनेटली इखलाक से बड़ी ये तो कोई आम चोरी नहीं है ना। देखिए फ्रांसीसी महल से चोरी होना और फिर वो बर्तन जो चोरी हुए वो आम बर्तन तो नहीं है, ज़ाहिर है वो सोने के, चांदी और तांबे के बर्तन जिस तरह से बताए जा रहे हैं। और ये इस तरह की जो पुरानी जो चीज़ें होती हैं वो विंटेज में आ जाती हैं, और वो बाहर क्या होता है कि अक्सर ममालिक में वो इस तरह की विंटेज चीज़ें जो है वो कम कीमत पर या उनसे दुगनी कीमत पर ऑनलाइन वेबसाइट्स के थ्रू बेची जाती हैं। अच्छा, इसमें एक और भी चीज़ है कि जो ये विंटेज होती है ना कलेक्शन, इसमें हम देखते हैं कि विंटेज कलेक्शन के अंदर जो है ना अक्सर और बेशतर ये नायाब चीज़ें, तो इसकी जो कीमत होती है ना वो नीलामी के दौरान ऑक्शन की जाती है। ऑक्शन में जो सबसे ज़्यादा कीमत लगती है तो उससे फ़रोख्त किया जाता है और उससे जो चैरिटी होती है वो कर दी जाती है। तो ये वाले मामला होते हैं, और ऐसे में इतने सस्ते दामों ऑनलाइन चीज़ें बेच देना। और सबसे बड़ी चोरी वाले मामले में तो मुझे हमाकत ये नज़र आई कि वो शख्स कितना ज़्यादा समझ लें कि कम अकल था कि उसने जो है वो चोरी के लिए ऑनलाइन लगा दी तमाम चीजें, और उसमें डिटेल भी लिख दी सारी कि जी ये जो है वो वहाँ की चीजें हैं कीमती जो कि इस वक्त ऑनलाइन मिल रही हैं। जाहिर फिर पकड़े जाना तो फिर बनता ही था ना, जब आप इतनी बेवकूफ़ी करेंगे और एक जगह से आप कोई चीज़ चोरी करते हैं और फिर उसके खिलाफ कोई तफ्तीश होती है तो फिर वो चीज़ें तो सामने आ ही जाती हैं। ये बात तो सही है, लेकिन बात तो एक और भी है ना कि यहाँ बहुत कुछ चोरी हो जाता है, लेकिन फिर वो मामला ऐसे होते हैं कि आगे बात बढ़ती भी दिखाई देती है, लेकिन फिर मुजरिम जो है ना गिरफ्त से बाहर ही रहता है। तो ये भी एक मामला सामने आ रहा होता है। नेक्स्ट स्टोरी की जानिब बढ़ेंगे, और एक और जो मामला है वो भी बड़ा ज़बरदस्त है। आपने सुना तो है कि हम खला में जाते हैं, खला में जाने के बाद लोग सफ़र करते हुए दिखाई देते हैं, आप गैलेक्सीज के अंदर मूव कर रहे होते हैं। हम देखते हैं कभी कोई जुपिटर के लिए जा रहा है, कभी कोई दूसरी जगह जा रहा है, तो ये सारी चीज़ें तो होती हैं। लेकिन एक ऐसी स्पेशल स्टोरी है हमारे पास इंटरेस्टिंग जो मैं चाहूँगा खातून के हवाले से, और वो आपको बताएं। जी बिल्कुल, मैं बता देती हूँ। पहली बार व्हील चेयर इस्तेमाल करने वाली खातून खला में पहुँच गई हैं। टेक्सास यानी कि जर्मन खलाई इंजीनियर मिकाइला बेंटहाउस व्हील चेयर इस्तेमाल करने वाली दुनिया की पहली खातून बन गई हैं जिन्होंने खला का सफ़र किया है, और एरोस्पेस और मैकेनिकल इंजीनियर के तौर पर वो अपनी खिदमत अंजाम दे रही थी। मिकाइला बेंटहाउस यूरोपीय खलाई एजेंसी 33 रही। उन्होंने ब्लू ओरिजिन के न्यू शेपयार्ड कैप्सूल के जरिए खला का ये तारीखी सफ़र तय किया है। अच्छा, बड़ी एक और इंटरेस्टिंग चीज़ है, उसमें कहते हैं कि जो हम इस्तेमाल कर रहे होते हैं, जो कॉस्ट्यूम इस्तेमाल करते हैं, उसमें डेफिनेटली फिर सिलेंडर भी लगा हुआ होता है सांस के लिए, और ऐसे में ये बड़ा चैलेंजिंग काम था कि एक ऐसी खातून जो कि व्हील चेयर पर मौजूद हैं और फिर उनका खला में सफ़र करना, हो सकता है उनकी ख्वाहिश होगी कि उन्हें खला में सफ़र करना है, तो भाई ऐसे भी मामला सामने आते हैं। खला में सिर्फ जाने का मकसद नहीं, कुछ लोग मिकाइला जो है ना वो उनको शौक था माउंटेन पे जैसे पहाड़ जो सर करते हैं, तो वो इसी तरह के वो काम करती थी। 2018 में वो माउंटेन हैकिंग के दौरान जो है वो किसी हादसे का शिकार हुई, जिसके बाद बुरी तरह से उनकी जो रीढ़ की हड्डी है वो मुतासिर हुई, और उसके बाद फिर वो मुस्तकिल व्हीलचेयर पर आ गई, और उनकी ये ख्वाहिश थी कि मैं जो है मैं खला का सफ़र करूँ। फिर ये जो कंपनी है जिसमें वो इंजीनियरिंग और तहकीकी खलाई के हवाले से जो वो काम कर रही थी, उन्होंने अपनी ख्वाहिश का इजहार किया, और उसके बाद उन्होंने ये सफ़र जो है खला का अपना तकरीबन कोई 8 मिनट का सफ़र था ये
बिल्कुल ऐसा ही है, लेकिन यहाँ पे एक और चीज़ है ना कि वो जो खातून है, हम ये देखते हैं यहाँ से एक चीज़ बड़ी अच्छी सीखने को मिलती है। हमारे यहाँ जिस तरह से बताने कि उनको एडवेंचर का बहुत ज़्यादा शौक था। अब एडवेंचर का शौक था, हमारे यहाँ क्या होता है, अगर कोई हादसा हो जाए तो हम हर चीज़ से पीछे हट जाते हैं। उन खातून का दिल और जज्बा कितना बड़ा था कि एक चीज़ के बाद उन्होंने कहा जी अगर मैं ये नहीं कर सकती तो मुझे दूसरी चीज़ भी करनी चाहिए, लेकिन अपनी ड्रीम्स को और अपनी जो एक विजन है और इसके साथ साथ जो अपना एडवेंचर करने का एक जो इरादा होता है उससे उन्होंने तर्क नहीं किया और वो आगे बढ़ती चलेंगी। तो ये एक अच्छी मिसाल भी है पूरी दुनिया के लोगों के लिए कि भाई खातून हो या मर्द हज़रात हो, अगर आप कुछ एडवेंचर करना चाहते हो तो कर जाएं, क्योंकि भाई जिंदगी आपको बार बार मौका नहीं देती। तो अब ये एक मामला बिल्कुल सामने आया, लेकिन यहाँ हमारे प्रोड्यूसर से कह रहे हैं कि यहाँ वक्त है ब्रेक का, हम ब्रेक पे जाएंगे, ब्रेक से वापस आते हैं, हमारे से जुड़े रहें, देखते रहें हमारा प्रोग्राम। इसका नाम है मेट्रो लाइट। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम में बातचीत हो रही है। अभी हम जिस तरह से हमने आज के टॉपिक्स पे हम बात कर रहे हैं, अभी हम खला से वापस आए थोड़ी देर पहले, खला से वापस और आए अब तो हम एक हकीकी जिंदगी में हमें पता चल गया कि जी क्या क्या अशारिये जो मस्बत आ रहे हैं मईशत के हवाले से वो क्या है और कौन से ऐसे अनासर है जिसकी वजह से मईशत मुतासर होती हुई दिखाई दे रही है, या हमें किन किन चीज़ों पर काम करना होगा। मुल्क की मईशत के हवाले से बात कर रहे हैं, वहीं मौशी नमू मस्बत ज़रूर है लेकिन तेज़ी से बढ़ती हुई आबादी ज़रूरियात पूरी करने के लिए नाकाफ़ी है। वज़ीर ख़जाना का एक बड़ा बयान सामने आया है और वो ये कह रहे हैं कि इस्लामाबाद में उन्होंने बताया है, वज़ीर ख़जाना सेनेटर मोहम्मद औरंगज़ेब का कहना है कि मईशत इस्तेहकाम के मरहले से निकलकर बरामदात पर मबनी तरक्की की जानिब बढ़ रही है और मुल्क पायदार तवील मुद्दती तरक्की की राह पर चल पड़ा है। अच्छा, ये तो हम हमेशा सुन रहे होते हैं कि जी मुल्क जो है वो तरक्की कर रहा है। एक और चीज़ हम ये देखते हैं कि जी जब इस तरह की खबरें आ रही होती हैं कि जी मईशत की जो डोर है वो आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, या हम ये देख रहे होते हैं कि जी अब हमने इतना जो है अरसे के बाद हमने इन चीज़ों में कामयाबी हासिल कर लिया है या हमने ये टारगेट पूरा कर लिया है, लेकिन उसके बावजूद हम ये देखते हैं कि जी एक आम आदमी की ज़िंदगी जो है वो अभी भी हमें मुतासिर होती हुई दिखाई दे रही है। तो ऐसे में वो फिर ये भी कहते हैं जो भी अब मईशत की आप बात करें ना बेहतरी के हवाले से या जो भी और भी बहुत सी चीज़ें जो इस वक्त मुल्क में चल रही हैं, लेकिन उसका फ़ायदा जो है वो आम आवाम तक पहुँच नहीं पा रहा। बिल्कुल ऐसा ही है, इसके लिए पॉलिसीज जो बनाई जाती है, लेकिन ये जो स्टेटमेंट अभी दिया गया है जिसमें बताया जा रहा है कि जी अब जो आबादी का तनासब है वो बढ़ता चला जा रहा है, जिसकी वजह से अखराजात जो है वो बढ़ रहे हैं, लिहाजा वो जो माशी नमू की जो शरह है जो मस्बत है वो मस्बत तो है लेकिन उसके बावजूद उसमें कुछ कमियां हैं। तो भाई ये कमियां किसने पूरी करनी? हुकूमत की जिम्मेदारी है, नई पॉलिसीज बनाई जाएं, इसके ऊपर कोशिश की जाए कि जो आम आवाम को समरात मिल रहे हैं और वो तमाम लोग या मर्दमशुमारी दोबारा से करवाई जाए। हम कराची में देख लें तो 3 से 4 करोड़ के बराबर आबादी मौजूद है, लेकिन जब हम मर्दमशुमारी की बात करते हैं तो वहाँ पे 2 करोड़ या 1.5 करोड़ जो है वो आबादी को दिखाया जा रहा होता है। ऐसे में इस तरह की संगीन मसाइल तो जन्म लेंगे, फिर इस तरह के स्टेटमेंट जब आ जाते हैं तो वो डेफिनेटली एक सच्चाई की जानिब राग़िब करने की कोशिश करते हैं। हमें जिस तरीके से भी पोलियो मुहिम का आगाज़ हुआ था, हमने देखा कि 1 करोड़ से ज़्यादा बच्चों को पोलियो वैक्सीन के हवाले से कहा जा रहा था कराची में। तो मैं इस पे यही सवाल सोच रहा था कि अगर 1 करोड़ से ज्यादा बच्चे हैं तो 1 करोड़ से ज्यादा बच्चों के तो माँ बाप भी हो गए 2-2, तो अगर इस तरीके से 1 करोड़ बच्चे हैं तो 3 करोड़ तो 2 करोड़ वो हो गए, 3 करोड़ तो ऐसे हो गए। फिर जो लोग जवान हो गए हैं, जो यूथ है, मतलब 5 साल से ज्यादा बच्चे हैं, अगर उनको देखें तो फिर तो 4-5 करोड़ के बराबर आबादी हो गई है। तो सही तरीके से गिनना बहुत ज्यादा जरूरी है। जब तक कि सही तरीके से अशारिये जो है वो नहीं हम देंगे तब तक हम ये देख रहे हैं कि बुरी तरीके से हमारी जो मईशत है वो तबाह हो जाएगी। लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि हुकूमत को एक मरबूत पॉलिसी भी बनानी है, ऐसी हिकमत अमली बनानी है जिससे एक आम आदमी को रिलीफ फराहम किया जाए। दूसरी जानिब अगर हम बात करें, जैसे अभी हम बात कर रहे थे क्रिसमस के हवाले से, पाकिस्तान में जो हमारी मजहबी त्यौहार, चाहे वो मुसलमानों के हों चाहे वो किसी भी मज़हब के लोगों के हों, तो वो बहुत एहतराम और बहुत इज़्ज़त और जोश और जज्बे के साथ मनाए जाते हैं। दूसरी जानिब अगर हम बात करें भारत के हवाले से, तो भारत में किसी भी मजहब के लोग जो हैं वो अपने किसी भी मज़हब या किसी भी त्यौहार को सही तरीके से मना नहीं सकते। जैसे मुसलमानों को वहाँ पर कुर्बानी करने की इजाज़त नहीं है, ऐसे ही वहाँ पर मसीही बरादरी को भी अपना मजहबी त्यौहार क्रिसमस मनाने की इजाज़त नहीं है। और ये बहुत शर्मनाक बात है जो कि अब मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ। मोदी सरकार का असल चेहरा एक बार फिर बेनकाब कर दिया गया। क्रिसमस मनाने पर इंतहा, हमेशा जब भी बात करते हैं तो हमारे पास एक नेगेटिव वो क्यों आता है? नेगेटिव क्योंकि उनके पास पॉजिटिव कुछ है ही नहीं। उनको वो हमेशा से हम देखते
دیکھتے ہیں کہ کبھی کسی پہ ظلم کر رہے ہوں گے, کس پہ زور دکھا رہے ہوں گے, کس پہ جبر کر رہے ہوں گے, تو یہ معاملات تو سامنے آئیں گے. اب ایسی جمہوری ملک کا کیا فائدہ ہے جس پہ جمہوریت نام کی کوئی چیز نہ ہو. آپ اخلاقی روایات اور اس کے ساتھ ساتھ مذہبی آداب سے بھی قاصر ہوتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں. اور جب ہم بات کرتے ہیں شدت پسندی کی, انتہا پسندی کی, تو بھارت کا نام خود بخود ہماری زبانوں پر آ جاتا ہے. اور اسی طرح کی حرکت ہوئی ہے بھارت میں, جہاں پر مسیحی برادری پر انتہا پسند عناصر نے جو ہے وہ تشدد کیا ہے. بھارت میں کرسمس کی تقریبات کے انعقاد کو روکنے کے لیے ہتھ کنڈے اختیار کیے جا رہے ہیں. بی جے پی کے عہدیدار گرجا گھروں میں داخل ہو گئے اور دھونس اور دھمکیوں پر اتر آئے. انتہا پسندوں نے مسیحیوں سے کہا کہ انہیں بھارت میں اس قسم کا تہوار منانے کی اجازت ہرگز نہیں دی جا سکتی, اور ساتھ ہی دھمکی دی کہ اگر وہ کرسمس منائیں گے تو ان کو ملک سے نکال دیا جائے گا. سوشل میڈیا پر یہ ویڈیو بہت ایک تیزی سے وائرل ہو رہی ہے, جس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ نئی دہلی میں عوامی مقام پر کرسمس منانے والوں کے ساتھ جو ان کو زبردستی علاقے سے یا دیا گیا. کتنی شرمندگی کی بات ہے. ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ کس طریقے سے ظلم ستم تو ہے, لیکن یہ جبر والی بات ہے. اور پھر یا تو اس ملک کو جو ہے نا, بھارت کو اپنے ملک کے نام سے جمہوریہ کا لفظ نکال دینا چاہیے, تاکہ جمہوریت تو ان کے پاس ہے ہی نہیں. جب جمہوریت نہیں ہے تو پھر ایسے میں تو پھر ڈیفینیٹلی ان کو چاہیے کہ یا تو ایک الگ ریاست بنا لے جہاں پہ سارے ہندوؤں کو ایک ساتھ رکھ لیں, اور پھر اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ ایک جگہ ایسی بنا دیں جہاں پہ مسلمان اور دوسری اقلیتی برادری ہیں وہ اپنے جو رسم و رواج ہیں یا ان کے جو مذہبی تہوار ہیں, اگر وہ ان کو آزادی نہیں ہے منانے کی, تو میرا نہیں خیال کہ بھارت اس حساب سے خود کو جمہوری ملک کہہ سکتا ہے. بالکل ایسے ہی گزشتہ کچھ دنوں پہلے بھی اسی طرح کا واقعہ مسلمان خاتون کے ساتھ آیا تھا, جس میں ہم نے دیکھا کہ ایک وزیر ہیں, منسٹری کے عہدے پر ہیں, ان کو وہ مجھے لگتا ہے کہ اخلاق سے پیدل ہیں, جن کو یہی نہیں پتا تھا کہ ایک مسلم خاتون ہے, اور اگر وہ مسلم خاتون جو ہے وہ نقاب کی. اچھا, بعض اوقات ہم نے دیکھا کہ اس ویڈیو کے وائرل ہونے کے بعد جو سوشل میڈیا صارفین ہیں ان میں بہت غم و غصے کی جو ہے نا لہر دیکھی گئی ہے, اور سول سوسائٹی کی جانب سے احتجاج بھی کیا گیا, جو انڈیا میں سول سوسائٹی کے اچھا ہیومن رائٹس کے حوالے سے بھی اگر ہم دیکھیں تو ہیومن رائٹس کی اگر بات کی جائے تو وہاں پہ بھی دیکھیں تو مذہبی آزادی سب کو ہے. پوری دنیا میں کہیں بھی آپ چلے جائیں تو مذہبی آزادی سب کو ہوتی ہے. اخلاقی روایات کو آپ پامال کر رہے ہیں. ان ساری چیزوں میں جو ان کی حکومت ہے یا ان کا جو سرکاری جو نظام ہے وہ خاموش ہے, اور پھر اس طرح سے جو اس طرح کے ہتھ کنڈے جو لوگ اپناتے ہیں ان کو پھر وہ بڑھاوا مل جاتا ہے نا, بڑھاوا مل جاتا ہے, پھر وہ خاموش ہو جاتے ہیں. جو سیاسی منظرنامہ اگر ہم دیکھیں تو وہ بی جے پی ویسے ہی انتہا پسند ایک جماعت ہے, جہاں پر مسلمانوں کو یا عیسائیوں کو یا کسی بھی طرح کے کسی بھی مذہب کے لوگ ہیں ان کو آزادی نہیں, اپنی کوئی بھی مذہب ملک کے لیے نہیں کر رہے, بلکہ وہ اگر پاکستان کی ہم بات کریں تو افغانستان کو کبھی اپنا دوست بنا لیتا ہے, پھر اس کے تھرو جو ہے وہ دہشت گردی کے سارے واقعات پاکستان میں کروا رہا ہوتا ہے. تو بھائی سامنے آئیں, سامنے جب آپ میدان میں آتے ہیں تو پھر جب پاکستان اور بھارت میدان میں سامنے آئے گا, جو عالمی فورمز ہیں ان کو چاہیے کہ وہ اس چیز پر نوٹس لیں. جیسے کشمیر کی اگر ہم بات کریں, سالہ سال سے بھارت کشمیریوں پر ظلم ڈھاتا آ رہا ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے, اس میں کوئی دہرائی نہیں ہے. جس طرح سے ابھی مذہبی تہواروں کے حوالے سے بھی ہم نے دیکھا کہ بھارت انتہا پسندی کی انتہا کر چکا ہے. عالمی فورمز جو ہیں وہ برائے مہربانی اپنی اس چیز پر نوٹس لیں اور کوشش کریں کہ بھارت کو جو ہے وہ لگام لگائی جائے. بالکل ایسے اسی حوالے سے یو این میں قرارداد جو ہے نا وہ بھی پیش کی گئی تھی پاکستان کی جانب سے. ہیومن رائٹس کے حوالے سے بتایا جاتا ہے کہ سب سے زیادہ جو پاکستان کی آواز ہے خاص کر کے کشمیر کے حوالے سے, اس کے لیے اب صرف وہ کہیں گے پالیسیز نہیں, بلکہ اس کے ساتھ ہم دیکھ رہے ہیں کہ عملی طور پر ایسے کام کیے جا رہے ہیں جس کے ساتھ ہم نے دیکھ رہے ہیں کہ یہ وہ وجہ ہے جس کی وجہ سے بھارت جو ہے وہ تل ملا اٹھتا ہے. ہمیشہ وہ جنگ کے لیے جو ہے وہ سب سے پہلے میدان میں اتر آتا ہے, اور ہمیشہ اس کو جو ہے نا ہم وہ وہی کہیں گے دھول کھانی پڑتی ہے, وہ تو آتا ہے, لیکن ہمیں دیکھتے ہیں ہمیشہ دھول کھانی پڑتی ہے. ہمیشہ ہم دیکھتے ہیں کہ میدان میں جب آتا ہے تو پھر وہ شکست والا سامنا ہوتا ہے, چھوٹا سا منہ لے کے چلے جاتا ہے, یا پھر کبھی کبھی جھوٹے الزامات لگانا شروع کر دیتا ہے. تو یہ ایک وتیرہ ہے ہندوستان کا, بھارت کا یہ مکروہ چہرہ ہے جو پوری دنیا کے سامنے واضح طور پر ہے. میرا خیال ہے کہ بھارت میں میرا نہیں خیال مسلمان یا کسی بھی طرح کے لوگوں کا جو رہنا ہے نا, ہاں وہ خطرے سے خالی نہیں ہے. وہاں پہ جو لوگ رہتے ہیں تو وہ پل پل اسی سوچ میں بیچارے گم رہتے ہوں گے کہ پتہ نہیں آنے والے وقتوں میں کچھ بھی ہو سکتا ہے. پوری دنیا میں سب سے زیادہ ریپ کے کیسز بھی اگر آپ دیکھیں تو وہ بھارت میں ہوتے ہیں, اور اس کے لیے جو سنگین جو غلطیاں ہیں وہاں کی حکومت کے جو بڑے بڑے عہدے داران ہیں, ہم یہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ جی ان کے اثر و رسوخ ایسے ہوتے ہیں جن کے لیے اس معاملوں کو بڑی بے شرمی کا مظاہرہ ان کی جانب سے کیا جاتا ہے. جیسے بھی حال ہی میں ایک واقعہ پیش آیا جو آپ بتا رہے تھے, مسلمان خاتون کا نقاب کھینچنے والی, تو اس میں بھی ان کو بہت فخر وہ محسوس کر رہے تھے. انہوں نے اس طرح کی حرکت کی, اس کے بعد ان کے جو دفاع میں جو ان کے وزراء پہ آ گئے سامنے کہ ایسا تو کچھ نہیں ہوا, لیکن یہ بہت ہی شرمناک حرکت ہے, اور یہ اس کا جو ہے نا اس کے خلاف کوئی نہ کوئی آواز ضرور ہمیں اٹھانی چاہیے. آواز تو اٹھا رہے ہیں, یو این میں بھی آواز ہوتی ہے, لیکن بات وہی ہے نا کہ یا تو اس کو وارن کیا جائے یا تو اس
کسٹڈی سے باہر نکال دیا جائے تاکہ وہ اس جو ایشیائی کنٹری ہے اس میں اس کا شمار ہی نہ ہو، یا تو وہ جمہوری ملک کا جو جمہوری لفظ ہے وہ نکال دیا جائے، تاکہ یہ سارے معاملات ایسے ہیں کہ اس کے لیے جو ہے ہم کہیں گے کہ جی بھارت جو ہے نا وہ اپنا صرف مکرو چہرہ نہیں بلکہ آنے والے وقتوں میں اپنی نسلوں کو بھی تباہ کر رہا ہے، ایسا ہی ہے۔ اور جس طریقے سے دوسری جانب ہم دیکھ رہے ہیں کہ دہشت گردی کے جو بڑھتے ہوئے واقعات کی ہم بات کر رہے تھے، وہیں ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جی پورے ایشیا میں جو دہشت گردی بڑھتی ہوئی نظر آ رہی ہے، اس کا جو سر ہے نا، یا اگر ہم بولیں کہ اگر تانے بانے دیکھیں تو وہ سب بھارت سے ملتے ہوئے دکھائی دے رہے ہوتے ہیں۔ اور یہ صرف ایسا نہیں کہ کوئی مکالمہ ہو یا ایسے کسی نے کہہ دیا ہو، باقاعدہ طور پہ جب انویسٹیگیشن کی جاتی ہے شواہد ہیں پورے، جس کی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ جی بھارت صرف پوری دنیا میں ہمیشہ یہ دیکھا کہ جھوٹا پروپیگنڈا کرتا ہوا پایا گیا اور ہمیشہ شکست کھائی ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے، لیکن دوسری جانب میں بھی دیکھتے ہیں کہ جی پوری دنیا میں اپنا نام تو ظاہر ہے وہ برا کرتے ہوئے دکھائی دے رہا ہے۔ پوری دنیا میں ہم دیکھتے ہیں کہ وہ سمجھتے ہیں کہ صرف وہی انٹیلیجنٹ ہے اور ان کو سب کچھ پتا ہے، لیکن ان کو یہ نہیں پتا کہ ان کو جتنا پتا اس کے آگے سے ہم سب کو سب کچھ پتا ہے۔ تو یہ سارے معاملات بھی سامنے آتے ہیں، لیکن وہیں دوسری جانب ایک اور افسوسناک خبر ہے، ڈیفینیٹلی عقیدت احترام کے درجات ہوتے ہیں ہر جگہ پہ، وہیں ہم دیکھتے ہیں کہ مسلمانوں کے حوالے سے اگر بات کریں، جس سے کسی مذہبی پیشوا کی بات کر رہے ہوتے ہیں، ہم عیسائیوں کے حوالے سے بات کر رہے ہوتے ہیں، اسی طریقے سے اگر ہم دیکھیں سحر انگیز صدا ہمیشہ کے لیے خاموش ہو گئی ہے۔ مسجد نبوی کے مؤذن شیخ فیصل نعمان رحلت فرما گئے ہیں، اور یہ ان کی اذان جو ہے نا دنیا بھر میں لوگ سننے کے لیے، کیونکہ اتنی متاثر تھے ان کی آواز سے، اور ان کی جو اذان دینے کے جب وہ دیتے تھے تو سحر جیسے طاری ہو جاتا ہے، اس طریقے کا ماحول بن جاتا تھا، اور لوگ باقاعدہ طور پہ ان کی آواز کو ریکارڈ کر کے اپنے گھروں میں لے جا کے سنتے ہیں۔ اور اکثر آپ نے دیکھا ہے کہ جی الارم جب بج رہا ہوتا ہے گھروں میں تو صبح فجر کی اذان کے لیے جب الارم بجتا ہے تو اس میں لوگ اکثر و بیشتر ریکارڈنگز لگاتے ہیں، اکثر و بیشتر جو ہے لوگ اپنے موبائل کے اندر بھی رنگنگ ٹون کے طور پہ لگاتے ہیں، تو وہاں پہ بھی جو اذان کی آواز ہے وہ ہم دیکھتے ہیں کہ جی شیخ فیصل نعمان کی ہی ہے، لیکن اب وہ اس دنیا میں نہیں رہے ہیں، اللہ ان کو جنت الفردوس میں مقام اعلیٰ عطا فرمائے۔ ہم نے دیکھا کہ ان کے آخری اذان کی ایک ویڈیو بھی سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پہ دیکھنے میں آئی، جس میں جو صارفین تھے انہوں نے بہت غم کا اظہار کیا، اور ان لوگوں نے کہا کہ یہ آخری بار ہے جو ہم ان کی آواز سن رہے ہیں، اور جس کے بعد ہم شیخ فیصل نعمان کی آواز نہیں سن سکیں گے۔ دوسری جانب اذان کی جو آخری ویڈیو تھی اس کے بعد لوگوں نے بڑے غم کا اور گہرے غم کا اظہار کیا ہے۔ مسجد حرم اور مسجد نبی کے مذہبی امور کے سربراہ شیخ ڈاکٹر عبدالرحمان السدیس نے مرحوم کے انتقال پر بھی گہرے غم اور جو ہے نا رنج و غم کا اظہار کیا ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے، اور آپ کو پتہ ہے 25 سال وہ مؤذن اپنے فرائض انجام دے رہے تھے۔ وہی دوسری جانب بتا رہے ہیں کہ شیخ فیصل نعمان کے والد کو صرف 14 سال کی عمر میں مؤذن مقرر کیا گیا تھا، اور وہ 90 برس سے زائد عمر تک اس خدمت پر ان کے دادا بھی، میں پڑھ رہی تھی تو ان کے دادا بھی جو ہے وہ بھی اس سے مطلب وہ کیا کہتے ہیں نسل در نسل چلتے آ رہے ہیں، تو یہ اتنا اہم فریضہ ان کے پورے خاندان کیا کہہ سکتے ہیں ہم اس ملک اس طرح کہہ سکتے ہیں کہ وہ ایک گھر میں جب ایک چیز کی تربیت اچھی ہوتی ہے نا، اور یہ تربیت پہ بڑا نسل در نسل اچھی چیزیں چلتی رہتی ہیں نظر آتی ہیں۔ اور وہ بھی ظاہری حافظ قرآن تھے، پھر ان کے والد دیکھیں، پھر والد کے علاوہ ان کے دادا کو دیکھیں تو وہ بھی حافظ قرآن تھے، اور ایسے میں جو قرات کا طریقہ کار ہے وہ بہت مختلف ہوتا ہے، اور عربی قرات جو ہے نا وہ پوری دنیا میں کافی زیادہ مانی جاتی ہے۔ ایسے میں بڑے بڑے آپ کو پتہ ہے کویت ہو گیا، دوحہ ہو گیا، اور بھی دوسرے اسلامی ممالک میں جو کمپٹیشن بھی کروائے جاتے ہیں قرات کے حوالے سے۔ ایسے میں پاکستان کے بھی بہت سے ایسے قاری ہیں جن کے نام بڑے مشہور بھی ہوئے ہیں اور بڑی بڑی مساجد میں مؤذن کے فرائض انجام دے رہے ہیں۔ ایسے میں انہوں نے بھی اپنے وقت میں کافی زیادہ جو یہ قرات کے حوالے سے کمپٹیشن ہوتے ہیں دنیا بھر میں اپنا نام بھی کمایا ہے، اور واقعی میں ان کی آواز ایسی تھی کہ جب لوگ سنتے تھے تو جی سحر طاری ہو جاتا تھا۔ تو یہ تمام تر ہم دیکھ رہے ہیں کہ صورتحال جہاں پہ اس طرح کی تمام چیزیں ہمیں نظر آ رہی ہوتی ہیں، لیکن میرے خیال سے اب یہاں وقت ہوا ہے ہمارے بریک کا، ہم بریک پہ جائیں گے، پھر واپس آتے ہیں، ہمارے سے جڑے رہیں، نئی سٹوریز کے ساتھ ہم آئیں گے آپ کے پاس، اور بالکل جی اب وقت ہوا ہے بریک کا، بریک پہ جاتے ہیں، واپس آتے ہیں، ہمارے سے جڑے رہیں، دیکھتے ہیں ہمارا پروگرام جس کا نام ہے میٹرو لائٹ۔ ویلکم بیک ناظرین، پروگرام میں بات چیت کا سلسلہ جاری ہے، اور جیسے ابھی ہم بات کر رہے تھے شیخ فیصل نعمان کے انتقال کے حوالے سے، اور دوسری جانب جو وہ خبر ہے نا وہ مختار کی فیورٹ فٹ بالر کی ہے۔ جی بالکل ایسا ہی ہے، ویسے یہ جو فٹ بالر جو ہے نا یہ آپ کا بڑا فیوریٹ ہے، میرا بھی ہے، لیکن آپ نے کہا تھا مجھے بھی فٹ بال آپ کو بہت پسند ہے۔ اس میں ایک اور بھی چیز ہم دیکھ رہے ہیں کہ جی خواہشات وہ کہتے ہیں نا کہ دن بہ دن بڑھتی چلی جاتی ہیں، جب آپ اچھا پیسہ کماتے ہیں، بڑے لیول پہ کماتے ہیں، تو پھر آپ کہتے ہیں کہ ہمیں ہر چیز بہت اچھی کرنی ہے۔ تو پہلے تو ہم چیما گوئیاں دیکھتے تھے کہ لوگ کہہ رہے ہوتے تھے کہ جی رونالڈو جو ہیں بڑے فٹ بالر بھی ہیں، اور وہ اپنا سیپریٹ ان کا ایک بیچ بھی ہے، یہ بھی سنتے تھے۔ اب تو بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کے سیپریٹ بیچ ہمیں نظر آ رہے ہیں، پرائیویٹ جیٹ کے بارے میں
भी मैंने सुना है कि रोनाल्डो के पास अपना एक जहाज, खास नंबर जो आपने बताया था कि स्पेशल एक नंबर का उनके पास अपना जहाज भी है। तो अब इसके बाद, जहाज के बाद, बीच के बाद अब क्या रह गया था खरीदना? अब जो है ना वो हम गुज़िश्ता जब हमने और भी फुटबॉलर्स के बारे में बात की थी तो सबका हमने देखा कि लाइफ स्टाइल बड़ा मुख्तलिफ है। आप देखिए कि फुटबॉलर्स जितने भी है ना, उनके लाइफ स्टाइल को अगर आप देखें तो वो बहुत लग्जूरियस और इसके साथ साथ वो ऐसे होते हैं जो दुनिया में दूसरे लोगों के पास वो चीज़ नहीं होती, वो इस तरह की चीज़ों को सिलेक्ट करते हैं, अपनी ख्वाहिश का इजहार उन तमाम चीज़ों पर करते हैं। दुनिया के पहले खरबपति फुटबॉलर बनने के बाद रोनाल्डो ने सऊदी अरब में 2 लग्जरी विलास खरीद लिए। अब वो जो विलास उन्होंने लिए वो विलास क्या हैं, इसकी तफसीलात आपको बताएंगे कि पुर्तगाल से ताल्लुक़ रखने वाले दुनिया फुटबॉल के नामवर खिलाड़ी और सऊदी क्लब अल नसर की नुमाइंदगी करने वाले क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने सऊदी अरब में 2 लग्जरी विलास खरीदे हैं। अक्टूबर में रोनाल्डो ने दुनिया के पहले खरबपति फुटबॉलर होने का एजाज हासिल किया था, सबसे ज्यादा अमीर है। हम उस दिन उसकी बात कर रहे थे, मेसी की, फिर उसके बाद हम बात कर रहे थे रोनाल्डो की। तो जो रोनाल्डो जो है वो दुनिया भर के सबसे पहले और सबसे बड़े खरबपति आदमी हैं। रोनाल्डो की दौलत का तखमीना 1.4 अरब डॉलर लगाया गया है, जो पाकिस्तानी करेंसी में तकरीबन 3 खरब 93 अरब रुपए से भी जायद बनता है। तो बहुत ज़्यादा अमीर समझ लें कि वो हैं। इसी तरीके से बरतानवी मीडिया के मुताबिक दुनिया के पहले खरबपति फुटबॉलर बनने के बाद क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने उनकी मंगेतर जॉर्जिना से सऊदी अरब के मगरबी साहिल पर वाक़ 2 लग्जरी जो विलास हैं वो ख़रीद लिए हैं। अच्छा, ये भी बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है कि जी उनकी जो मंगेतर हैं उनके लिए उन्होंने नहीं, शायद अब वो बताते हैं कि जी एक सऊदी अरब में जो नुजुमा के नाम से एक है, रिपोर्ट के मुताबिक बता रहे हैं कि उसमें जो फ्लैट है या जो एक विलास है उसकी बात कर रहे हैं कि जी मेन लैंड जो है तकरीबन 26 किलोमीटर दूर है और यहाँ तक रसाई सिर्फ चार्टर्ड कश्ती या जहाज़ के ज़रिए ही मुमकिन होती है, जिसकी वजह से इलाका इंतहाई निजी और पुरसुकून समझा जाता है। तो ये भी एक मामला हम देख रहे हैं कि जी लोग चले सुकून के लिए कहाँ चले जाते हैं। लेकिन मुझे एक बात बताएं ना, सुकून की चले अगर हम बात कर रहे हो, विला की भी हमने बात कर ली, जहाज के भी, तो आपका जो जिस घर में अभी वो रिहाइश पजीर होंगे तो सुकून तो वहाँ भी होगा, आसाइशें तो वहाँ भी होंगी। असल में ऐसा भी होता है कि लोग जो पब्लिक फिगर होते हैं ना, उनको ये होता है कि वो इतना ज्यादा पब्लिक के साथ होते हैं इन्वॉल्व कि उनको अक्सर बेशतर में देखते हैं कि जी थ्रेड्स भी हो रहे होते हैं, सिक्योरिटी के भी मामला, या वो इतने बिजी रहते हैं कि अपनी फैमिली के साथ उस तरह का टाइम स्पेंड नहीं कर पाते होंगे, ज़ाहिर मुख्तलिफ ऐसा भी हो सकता है। खेल, या कभी-कभी ऐसा भी होता है कि इतनी सेंसिटिव होते हैं अपनी प्राइवेट लाइफ को दूर रखते हैं, बिल्कुल दूर रखने की कोशिश करते हैं जो सेलिब्रिटी वाली लाइफ है उसको एक अलग तरीके से प्रेजेंट किया जाए, और जो अपनी प्राइवेट लाइफ है उसमें दूसरों के साथ दूसरों की मुदाखलत उनको पसंद नहीं होती। अच्छा, कुछ टाइम पहले हमने देखा था जो रोनाल्डो की जो मंगेतर हैं जॉर्जिना, इनकी जो एंगेजमेंट रिंग के हवाले से भी बहुत ये सुर्खियों में रहे थे कि बहुत हीरा जो है वो अच्छा खासा, क्या कहते हैं, बड़े साइज का हीरा जो होता है जिसको हम कैरेट्स का डायमंड कहा जाता है, तो वो भी कुछ टाइम पहले सोशल मीडिया पे बड़ी उसकी बातचीत चल रही थी। और अब ये विला आ गया और फिर इसके अलावा जहाज आ गए, तो रोनाल्डो पता नहीं और क्या करना चाह रहे हैं। अब एक और चीज़ जो रिपोर्ट सामने आई उसमें बताया जा रहा है कि लग्जरी विलास की इब्तदाई जो एक कीमत बताई गई है वो 1,55,00,000 सऊदी रियाल बताई जा रही है। और रियाल की करेंसी जो है वो अच्छी खासी पाकिस्तान से जो है वो महंगी होती है। तो हम ये भी मालूम नहीं हो सका अब तक कि रोनाल्डो ने अपने दोनों विलास के लिए मजमूई तौर पर कितनी रकम अदा की, लेकिन जो भी रकम अदा की होगी यकीनी तौर पे वो बहुत ज़्यादा भारी भरकम होगी, क्योंकि जिस तरीके से उनको सुकून चाहिए, प्राइवेसी चाहिए अपनी लाइफ के लिए, जिस तरीके से बीचेस बनाए गए उनके लिए, और जिस तरीके से समझ लें कि उनका फिर एक अलग से जेट के लिए भी जो है वो होगा, एक जगह बनाई होगी जहाँ पे उनका जेट जो है वो लैंड करता होगा। तो ये तमाम सूरत हाल है, लेकिन वही वाली बात है, इतने पैसा और इतनी सारी आसाइशों के बावजूद हमने सुना है कि रोनाल्डो जो है वो अपने बच्चों की तरबियत बहुत अलग तरीके से करते हैं। वो उनको ये बताते हैं कि ये जो सब उन्होंने हासिल किया वो ऐसे ही उनको घर बैठे नहीं मिला, उन्होंने सारी जिंदगी मेहनत की है और सबको पता है कि उनके बैकग्राउंड के बारे में। तो अपने बच्चों की तरबियत के हवाले से भी जो है वो उनको खास एक पॉकेट मनी दी जाती है, $4, $5, $10 कि जितने भी हमारे तो सेलिब्रिटी तो ये हैं, और जो लोग इनके फैंस हैं तो फैंस कुछ ना कुछ सीख रहे होते हैं, इन्फ्लुएंसर्स जिस तरीके से फॉलोवर्स हैं उनके, तो उनके लिए एक बड़े अच्छा एक मिसाल भी है ना कि वो अच्छा चैरिटी के हवाले से भी हमने देखा है कि वो बहुत चैरिटी भी करते हैं, लेकिन जिस तरह इन्होंने तरबियत के बारे से कहा तो वो जो उनके फॉलोवर्स हैं उनको भी चाहिए कि अपने बच्चों की तरबियत इसी तरीके से करें कि वो मटेरियलिस्टिक ना हो बच्चे, और जो चीजें उनको लग्जरी वो प्रोवाइड करें तो अपने बच्चों को जरूर बताते हैं कि जी ये जो लग्जरी जो चीजें हैं इसके लिए बहुत मेहनत की है। बिल्कुल, तो इसी तरीके से वालिदैन को भी चाहिए कि अपने बच्चों के लिए इसी तरीके से जो है वो एक गोल सेट करें जिसमें तमाम लोग जो उनके जो भी बच्चे हैं या उनका जो खानदान है वो इसी तरीके से चले, ताकि आगे चलते हुए देखिए इससे नफरत, इससे वो जो कहते हैं
ना कि गोरा काला या अमीर गरीब वाला जो फर्क है वो खत्म हो जाता है, तो बहुत अच्छी चीज़ है। और अब हमारी मेरे ख्याल से अब लास्ट स्टोरी है हमारी, हम लास्ट स्टोरी पे जाएंगे शोबिस के हवाले से। 2025 क्योंकि अख्ताम की जानिब बढ़ रहा है, तो भाई क्या स्टोरी है हमारे पास? स्टोरी कुछ इस तरह से है कि 2025 में शोबिस के कुछ रोशन सितारे जो कि हमसे बिछड़ गए, और 2025 जो साल है वो बहुत, इस हवाले से अगर मैं बात करूं तो बहुत अफसोसनाक रहा है। 2025 मैंने ये स्टोरी पढ़ी थी, और इस स्टोरी में मुझे जो एक चीज़ सामने मुनफरिद नजर आई वो ये नजर आई कि 2025 में अगर मैं बोलूँ ये साल लोगों के लिए अकेला रहने वाला साल था, क्योंकि जिस तरीके से हमने इसमें देखिए कि लोगों की वफात हुई, शोबिस की सेलिब्रिटीज हैं बड़े बड़े, और उनकी जो वफात हुई है वो हमने देखा कि कोई खाली फ्लैट में था, कोई अपने घर वालों से बहुत दूर था। तो ये वाली चीज़ें हमने सारी देखी हैं, जो कि मुझे लगता है कि ये बड़ी अफसोसनाक बात भी है, हम अपनों के साथ रहते हुए भी अपनों से बड़े दूर रहते हैं, और सेलिब्रिटी जो लाइफ है ना उसमें ये सारी चीज़ें देखते हैं हम। अच्छा जी, बताया जा रहा है इसमें कि आयशा खान सीनियर अदाकारा है, गुलशन इकबाल में वो अपने एक फ्लैट पे पाई गई थी। 20 जून 2025 को कराची के इलाके गुलशन इकबाल में हमने देखा कि उनकी वफात हो गई थी। और इसी तरीके से हमने जो दूसरी जानिब देखा था जहाँ पे हुमैरा असगर के हवाले से बताया जा रहा था कि हुमैरा असगर का जो वाक़या था वो भी हमने देखा कि एक फ़्लाइट के अंदर जो है वो पुरानी लाश बरामद थी, और पड़ोसी ने ताफुन महसूस होने पर इत्तला दी थी, और जब फ्लाइट का दरवाज़ा तोड़ा गया तो अंदर से ताफुन ज़्यादा लाश ही बरामद हुई। इसी तरीके से 8 जुलाई वाली बात करें तो हुमैरा असगर का केस भी कुछ ऐसा ही था। फिर इसी तरीके से हम देख रहे हैं कि जी अप्रैल की बात अगर करें तो अप्रैल में भी हमने देखा कि इसी तरीके से शोबिस स्टार कॉमेडियन जावेद कोडू, उनका भी इंतकाल हो गया। तवील अलील थे वो, इसी तरीके से ईमान अली और इसके साथ साथ जो दूसरी उनकी बहन, दोनों सुपर मॉडल भी रही हैं, अदाकाराएं भी हैं वो, और उनकी वालिदा का भी इंतकाल हो गया। वालिद का तो पहले हो गया था, अब वालिदा का भी इंतकाल हो गया। तो कई ऐसे सुनहरी चेहरे हैं, हम देख रहे हैं कि मुख्तलिफ शोबिस इंडस्ट्री से ताल्लुक़ रखने वाले अदाकार, फनकार, या हम उसको बोलें सपोर्ट्स में जो सपोर्टर के रोल कर रहे होते थे, वो तमाम ऐसे लोग हैं जो कि अब इसी महीने में जैसे हमने अभी बात की थी तो मलका तरन्नुम नूरजहां का भी इंतकाल हुआ था 23 दिसंबर को। तो ये भी एक ऐसा महीना दिसंबर का हमने देखा है, और ये पूरे साल में जो है वो ऐसी शख्सियात हमसे जुदा हो गई जिनका अफसोस हमें जो है वो ताउम्र रहेगा। बिल्कुल ऐसा ही है, और बिल्कुल जी प्रोग्राम का मतलब इख्तिताम की जानिब बढ़ चुका है। यहाँ हम चाहेंगे कि इंशाल्लाह हम कल आपके साथ फिर एक नई स्टोरीज के साथ जो है वो हाजिर हों। आज की स्टोरी में आखिर में जाते जाते थोड़ा सा गमज़दा मैं यूँ हो रहा हूँ कि इतने अच्छे अच्छे चेहरे, इतने अच्छे अच्छे बड़े बड़े नाम हैं जो कि इस जहान फ़ानी से जो है रुखसत हो गए। तो यही है कि दुआ करेंगे हम सभी, और आप सब भी दुआ करें कि आला मकाम उनको मिले। इंशाल्लाह आप लोगों से कल फिर मुलाकात होगी। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफ़िज़।